दियारे गैर में बैठकर मेहनत करने वाले पाकिस्तानियों के साथ मसाइल आए रोज़ बन रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने में आ रहा है उसमें ज़मीन और जायदाद के जो मामलात हैं, उस सगे रिश्तेदार उनका जो खूनी रिश्ता होता है वही उनको काटता नज़र आ रहा है। इसी तरह का ये वाक़या झंडा वाला जो कि तहसील खारियाँ का इलाका है, इसमें एजाज़ अहमद की फ़ैमिली के साथ पेश आया और एजाज़ अहमद के वालिद और एजाज़ अहमद और उनके बच्चे 3 नस्लों से बैरून मुल्क में मुकीम हैं और मैनचेस्टर में रह के ये पाकिस्तान का नाम रोशन करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। एजाज़ अहमद पेशे के तौर पर एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरी पाकिस्तान में जो विरासती ज़मीन है वो 1960 की जमाबंदी में 183 कनाल है, जबकि अब जो जमाबंदी हुई है लास्ट जमाबंदी में मेरी वो ज़मीन खाली 93 कनाल रह गया, जिस 93 कनाल में हम 7 हिस्सेदार आते हैं। 7 हिस्सेदार में जो मेरा हिस्सा विरासती बनता है वो बनता है 1.5 एकड़, जबकि जो 1960 की ज़मीन है वो तकरीबन 3.5 एकड़ मुझे ज़मीन मिलनी चाहिए। एजाज़ अहमद का ये भी कहना है कि मैंने जो ज़मीन यहाँ पाकिस्तान में ख़रीदी है उसकी भी आगे से इंतकाल और फ़र्द की जो है नकूल मुझे मिल नहीं रही और ना ही महकमा माल इस पर आगे ले रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा माल के पटवारी जो अदम मौजूदगी में लोगों की खेवट और खतूनियों का चक्कर चलाकर ज़मीन को कभी कम करते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी ज़मीन किसी खेवट में डाल देते हैं, कभी ज़मीन को किसी खेवट में डाल देते हैं। गुजरात के इलाकों में इस तरह के मसाइल जो रोज़ाना पेश आते हैं, इस सिलसिले में इंतज़ामिया की तरफ से काउंटर भी लगाए गए हैं और साथ ही पुलिस की तरफ से भी ओवरसीज़ के लिए कुछ इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ओवरसीज़ जो दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। ओवरसीज़ की छुट्टी कम होती है, चंद दिन के लिए वो आते हैं मजबूर लाचार होकर, फिर वो अपने काम पर लौट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बैरून ममालिक में मुकीम सैकड़ों पाकिस्तानी जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जो उनकी जमा पूंजी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो देश में आकर सरमायाकारी करें, जायदादें बनाते हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में प्लॉट्स ख़रीदते हैं और फिर मुख्तलिफ जो उनके अहदाफ होते हैं उनकी तकमील में हिस्सा लेते हैं। अपने बीते हुए कल को आज अच्छे वक्त में बदलने की हर कोई कोशिश करना चाहता है और करता भी है, लेकिन दियारे गैर में बेशतर वक्त गुजारने के बायस वो अपनी कीमती जो जायदादें होती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो अपने मुल्क में ख़रीदते हैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, जिसका भरपूर तरीके से फ़ायदा कब्ज़ा माफिया ग्रुप उठाने लगता है और यकीनन इसके पीछे असर रसूख भी पाया जाता है और हमारे हुकूमती इदारे उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाते जो असल करता धरता होते हैं। उनके साए में काम करने वाला कब्ज़ा माफिया ग्रुप बाआसानी कानूनी गिरफ्त से राह फरार हासिल कर लेता है। नाज़रीन, हमारी जो आज की स्टोरी है ये बरतानिया में मुकीम एजाज़ अहमद साहब की है। एजाज़ अहमद का ताल्लुक गुजरात की तहसील खारियाँ से है। बकौल इनके करीबी अजीज़ ग़ुलाम अहमद ने वरासती ज़मीन के रिकॉर्ड में मुतल्लिका इदारों की मिली भगत से रद्दोबदल करवाया। बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से मुतासरा शख्स एजाज़ अहमद इन सारे हालात वाक़यात से लाइल्म रहे, लेकिन जब उन्हें इस मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने 2010 और 2011 में जमाबंदी की दरख्वास्त दी, जिसके मुताबिक कागजात में ज़मीन 93 केनाल शो हो रही थी और 93 केनाल में से एजाज़ अहमद के हिस्से में जो ज़मीन आती है वो सिर्फ 13 केनाल थी। एजाज़ अहमद के मुताबिक ये सब उनके हकीकी भाई ग़ुलाम अहमद ने मुतल्लिका इदारों की मुआवनत से किया है। हक़ के हुसूल के मुतासरा शख्स ने मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू कर रखा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एजाज़ अहमद इंसाफ के मुंतज़िर है। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद। गुजरात से खालिद हंजरा वो भी हैं, माहिर कानून मियाँ फैज़ भी हैं, मोहम्मद अशरफ पटवारी भी हैं। सबसे पहले खालिद हंजरा से बात कर लेते हैं गुजरात से। खालिद हंजरा, क्या मामला है जो इनका भाई है, क्या वो वाकई कुछ लोगों का असर रसूख इस्तेमाल करके उसने कागजात में रद्दोबदल किया है? जी बिल्कुल मैम, इसमें ऐसा है कि ये जो एजाज़ अहमद साहब है इनका जो विरासती रकबा है इसमें 7 के करीब हिस्सेदार आते हैं। एक तरफ 4 हैं और एक तरफ 3 है। इनकी आरादी टोटल जो है वो 183 कनाल थी और जो इसके साथ कंटोनमेंट एरिया आता है और वहाँ के जो पटवारी हैं और जो दीगर रेवेन्यू का अमला है उन्होंने इनके जो रिकॉर्ड है उसमें बार बार जमाबंदी करके खेवट के नंबर तब्दील करके उस जो रकबा है उसको 183 से कम करते हैं। इन हिस्से में 93 कनाल जो विरासत आता है उसके साथ साथ जो यहाँ पाकिस्तान में आपने जो खरीदी है बाहर की कमाई जो वहां से कमा कर लाए हैं और यहाँ आकर अपनी जमीन खरीदी है वो भी उस रकबा में शो नहीं हो रही।
इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इस सिलसिला में जब गुजरात में रेवेन्यू अमला से बराबता किया तो रेवेन्यू अमला ने इनको इस सिलसिला में लाहौर और इस्लामाबाद के चक्कर लगवाने शुरू कर दिए। यहाँ पर जो मौजूदा पटवारी था, गर्दावर था, तहसीलदार तक जो है वो सब मिली भगत करके इनके केस को जो है वो नजरअंदाज करते रहे और इनका कब्जा जो है जमीन का वो शो तो कागजात में करते रहे, लेकिन इनके जो हकीकी भाई हैं जिनके हवाले से इनकी ये कंप्लेंट है, उनकी जो विरासत है वो कम हो रही है, बढ़ रही है और इनकी विरासत कम हो रही है। इस सिलसिला में इन्होंने यहाँ गुजरात से चल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक अपनी अप्रोच की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनके हक में फैसला दिया और वो फैसला लेकर जब ये गुजरात में पहुंचे तो यहाँ पर डीसी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इनकी बात सुनी है और बात सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इनका केस दोबारा से अपनी जो अदालत में उसमें लगाया हुआ है। जब हमारी टीम प्रदेश से देश तक ने राब्ता किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस सिलसिला में बताया कि मैं जब तक इस केस का फैसला नहीं कर सकती, इस पर मैं कमेंट नहीं देती। जब डीसी गुजरात ने इस सिलसिला में बताया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो भी गिरां कदर और खिदमात पाकिस्तान के लिए वो उधर दे रहे हैं, हम उनके लिए यहाँ पर काउंटर लगाकर उनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। जी तो एजाज अहमद, आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान। आप कब से पाकिस्तान हैं? जी मैं तकरीबन 2-3 माह से पाकिस्तान में मौजूद। इसी मसले की वजह से पाकिस्तान रुके हुए हैं आप? मैं बार बार ट्रैवल कर रहा हूँ इसी मसले की वजह से। तो किस किस फोरम से आपने राब्ता किया है? जी मैंने रेवेन्यू ऑफिशियल जो है और एक जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उन सभी से इसमें राब्ता किए, लेकिन इसका करेक्शन के ऑर्डर होने के बावजूद। क्या आपके सगे भाई हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ से क्लियर कर दूं कि ये मेरे फादर की एक्सटेंडेड फैमिली है। उनका नाम गुलाम अहमद सन ऑफ लाल खां है और मेरे जो सगे भाई हैं उनका भी नाम गुलाम अहमद ही है। अच्छा जी जी। अच्छा, तो आपके रिश्तेदार ही लगे ना? जी जी बिल्कुल, रिश्तेदार ही। तो उन्होंने इस पे नाजायज तौर पर कब्जा किया हुआ है? नहीं, एक्चुअली ये ऐसे है कि उन्होंने रिकॉर्ड में जो रेवेन्यू वाले हैं उन्हीं से मिली भगत करके ये लास्ट काफी अरसे से ये रिकॉर्ड में फिडल करवाते रहे और जो जमाबंदी में टोटल रकबा था उसको कम करवाते रहे और क्योंकि वो सेल आउट करते रहे और हमने कभी रकबा सेल आउट नहीं किया। अच्छा। और जो जमाबंदी में करंट लास्ट जमाबंदी में वहां आना चाहिए हमारी जो ओनरशिप है वो नहीं आ रही। इवन उसके हाईएस्ट फोरम पे रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन जो लो लेवल पे जो डिपार्टमेंट है उस पर इम्प्लीमेंट वो कराने में। ओवरसीज कमीशन राब्ता किया आपने? जी ओवरसीज कमीशन में ये कंप्लेन लॉन्च है, लेकिन सेम टाइम वो उन पे कोई काफी वो जो है ना इसमें प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ओवरसीज कमीशन से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैम वही है कि ये एक रूटीन में वो करते हैं, एक फोन कर दिया या इस तरह की चीजें हैं कि इसका जो करेक्शन ये जो जितनी 93 किनाल जितनी ये जमीन है ये आप सिर्फ आपकी है या आपके और बहन भाइयों की भी है इसमें? नहीं, ये एक्चुअली हमारी विरासत की मेरे फादर का शेयर है जो टोटल 183 कनाल से उन्होंने शेयर लेना है, लेकिन अभी जो शेयर वो बता रहे हैं वो 93 से दे रहे हैं। बाकी जो रकबा वो पटवारी ने आगे पीछे जो करके वो फिडल किया हुआ है। आपके हिस्से में भी सिर्फ 13 किनाल आई है? जी बिल्कुल, मेरे जो इवन इंतकाल हुआ वो सिर्फ 10 कनाल 18 मरले का इस खेवट में। सही, तो अभी इसकी टोटल प्राइस क्या है जमीन की? प्राइस तो वैल्यूबल, ये जो मिलिट्री एरिया उसके सराउंडिंग एरिया में ये सारे प्लॉट्स आते हैं और वैल्यू तो काफी इसकी इंक्रीज हो चुकी है। तो आपके और बहन भाई नहीं है जो इस मसले को जो आपकी हेल्प करें? आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है इस मसले को लेकर, तो अगर वरासती जायदाद है तो बाकी बहन भाई कहाँ हैं आपके? जी वो सेटल है वहाँ यूके में ही, तो वो जारी बात है वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस है उनका, जो हमारा फैमिली बिजनेस है उनको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो इस वजह से जो मुझे बार बार यहाँ ट्रैवल करना पड़ा। तो पुलिस से आपने कोई अदालती कार्रवाई करने का सोचा? सर मैम वो ऐसा है कि ये थ्रू कोर्ट से ये ऑर्डर हो चुके हैं रेवेन्यू वालों के इसकी इम्प्लीमेंट करें करेक्शन, लेकिन उसके बावजूद जो वो इम्प्लीमेंट जो है जमाबंदी में नहीं हो रहा।
मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मियां फैज साहब हैं माहिर कानून। फैज साहब, आपने इस मसले को सुना, क्या करना चाहिए एजाज साहब को? मुझे तो इनकी बात सुन के यही लगा है कि इनका मैटर अप टू दी रेवेन्यू कोर्ट, जो ना सारा रेवेन्यू कोर्ट जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको डिसाइड करके इनकी फेवर में करके, अगर तो ये रिमांड हुआ है तो फिर ये नए सिरे से ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पे ऊपर कार्रवाई करेगा। और अगर ये रिमांड नहीं हुआ, अप टू दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको उन्होंने डिसाइड कर दिया है, तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद होना है। अगर अमल दरामद की कार्रवाई है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों पार्टीज को, जो दूसरी पार्टी उनको नोटिस करेगा और नोटिस करने के बाद उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद कराएगा। और अगर ये रिमांड हुआ है तो रिमांड होने के बाद फिर नए सिरे से इसको जो इसकी एविडेंस होगी, इसका रिकॉर्ड सारा तलब किया जाएगा, उस हिसाब से इसके ऊपर आगे फर्दर कार्रवाई होगी। तो इन्हें अभी क्या करना चाहिए? ये बता सकते हैं ये रिमांड हुआ है या इसके मैं तो यही कह रहा हूं कि ये इनकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक कोर्ट है, रेवेन्यू की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कोर्ट है, वहां मैटर इनका सब जुडिस है और कोर्ट ने जब उनके साथ फ्रॉड और रेवेन्यू अपराध ने वहां के लोगों ने मिलकर किया है, तो इंसाफ फिर इन्हें कौन देगा? तो उसमें दो रेमेडीज इनके पास है। अगर तो फ्रॉड एंड फोर्जरी की है तो उसके ऊपर क्रिमिनल रेमेडी भी इनके पास है, तो ये कंसर्न पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे कि उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करवा सकते हैं उस फ्रॉड के ऊपर, अगर चीटिंग हुई है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है। और अगर इसके साथ इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्ती का मैटर है तो उसमें रेवेन्यू कोर्ट्स मौजूद हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स में ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जा चुकी हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकी बात मान के वापस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भेज दिया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। अब इनको सिर्फ इतना मसला है कि इसको एक्सपीडाइटली किया जाए, तो ये उसकी डायरेक्शन ले सकते हैं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कि जनाब विद इन 1 मंथ हमारे केस का डिसाइड किया जाए या 2 मंथ में इसका डिसाइड किया जाए। सही। तो एजाज साहब, आपने कोई पुलिस से राब्ता किया इस मसले को लेकर? मैम इस पे एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई थी, जो डीसीओ गुजरात ने, जो रेवेन्यू ऑफिशियल हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में रजिस्टर्ड एफआईआर करवाई। लेकिन असल में मसला ये है कि जो डिपार्टमेंट में लोग होते हैं इनके लिंक्स हैं, डिफरेंट एंटी करप्शन में इनके लिंक्स हैं। जो एंटी करप्शन में बंदा काम कर रहा है वही पहले तहसीलदार रहा है, वही पहले वो पटवारी जो रेगुलर वहां क्राइम करते हैं। तो जारी बात है ये आपस में एसोसिएट है इनका, तो ये उन बंदों को चार्ज नहीं करते। अब उस एफआईआर का क्या हुआ कि 3 बंदे जो नॉमिनेट थे एफआईआर में उनको वो बाहर निकाल दिया और 3 जो है उसमें डाल दिए, यानी कि वो केस को खराब करते हैं। इसमें पटवारी का क्या रोल रहा है आपके केस में एजाज? पटवारी का रोल ये रहा है कि ये 183 कनाल से रकबे की कटिंग करके उसको साइड में कर लेता था, 1-2 हसरा को पिकअप करके, और वो मेन खेवड़ का जो टोटल रकबा था उसकी कमी करता करता वो 93 कनाल पे आ गया। अब जब 93 कनाल से हमारा हिस्सा निकालेंगे तो वो तो सिर्फ वो 13 कनाल बनता है, जबकि ये टोटल जो है वो 24 कनाल 6 मरले होना चाहिए, तकरीबन 25 कनाल तक। सही। मोहम्मद अशरफ पटवारी हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अशरफ साहब, ये जो एजाज अहमद का है, बकौल उनके ये पटवारी के साथ मिलके इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने इनके जो 93 कनाल ज़मीन थी इनके हिस्से में सिर्फ 13 कनाल रखी और बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अमले के साथ मिलकर कागजात में रद्दोबदल कर लिया। तो जो हमारा बदकिस्मती से हमारा कल्चर निज़ाम ही ऐसा है जहाँ पर लोगों के साथ जब फ्रॉड होता है जायदादों को लेकर, इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उनमें पटवारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज को तोड़ मरोड़ कर बदल कर बताते हैं, असल हकायक और होते हैं। अगर इनका रकबा स्कीम में है या रास्ते बाजार गलियां छोड़कर बाकी जो बनता है वो पटवारी ने दुरुस्त इनको फर्क दी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता भी किसी की उसकी गैर मौजूदगी में कोई रजिस्ट्री इंतकाल उसके नाम से आगे हो जाए।
हाँ, इनका जो इस्तेकाक है उसके मुताबिक उन्होंने इनको फर्द मलकियत दी है और उसी के मुताबिक ही इसका इस्तेकाक है। ये 93 से जो कहते हैं ना कम होता होता इतना रह गया, ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक पटवारी फर्दी इनकी मौजूदगी या इनके सैन अंगूठा के बगैर रकबा ना कमी हो सकता है ना ट्रांसफर हो सकता है, ना ही हुआ होगा। क्या कहेंगे एजाज साहब? ये बिल्कुल गलत है। पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर या जो भी रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, देखिए पटवारी जो टेक्निकली फ्रॉड करता है, मैं इस पे बड़ा डीप गया हूँ और डिटेल में मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि हमने कोई रकबा सेल आउट नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो माइनस होता गया और इतना कम हो गया कि अब वो 13 कनाल पे आ गया। लेकिन जो को शेयरर दूसरा जो सेल आउट करता रहा है उसके इंतकालात मेरे पास मौजूद हैं और वो 52 कनाल सेल आउट कर चुके हैं, लेकिन उसका रकबा बढ़ रहा है। अब ये कौन सी टेक्निकल है, ये पटवारी साहब मुझे बता दें। जी अशरफ साहब। जी बिल्कुल, किसी के इस्तेकाक से ना अपने इस्तेकाक से कुछ ज्यादा सेल कर सकता है। उसका जो इस्तेकाक है उसने मुश्तरका खाते में उसको सेल किया है। इनका जो शेयर है वो बाकी है, वो चाहे रास्ते में रहा है खाले में रहा है, भी बाकी है जरूर। इनका शेयर कम नहीं हो सकता, ना वो सेल कर सकता था। वो कह रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वो निज़ाम बदल गया है, अब क्योंकि कंप्यूटराइज निज़ाम है। अब जो रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प पेपर निकाले जाते हैं या वो जो रजिस्ट्री इंतकाल होता है उसके सामने फोटो स्कैन हर शय होती है, इसलिए इसका कोई इस्तेकाक ऐसा नहीं होगा जो कमी होगी। सही। मियां फैज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फैज साहब। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये तो बड़ा सिंपल सा कुलिया है इनका। अगर इनके फादर का या फोर फादर का जो रकबा है और इसमें इसकी विरासत है उनका, वो कह रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा दूसरे पार्टी जो को शेयर है वो बेच गया है, तो एक छांट की एप्लीकेशन दें तहसीलदार को, उसके ऊपर पूरे रकबे की छांट हो जाएगी कि इनका कितना रकबा है और उनका कितना रकबा है और इन्होंने कितना फरोख्त किया और दूसरी पार्टी ने कितना फरोख्त किया। जिसने एक्सेस अपने हिस्से से ज्यादा फरोख्त किया होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसके इंतकाल कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग रकबा इनका होगा वो इनको मिल जाएगा। ये तो एक बड़ा सिंपल सा कुलिया, वो तो एक इंच की छांट कर देंगे, एक एक मरले की छांट कर देंगे और उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये इसका फलां इंतकाल के तहत फलां रजिस्ट्री के तहत फलां बंदे को ट्रांसफर हुआ, ये फलां रकबा फलां इंतकाल और रजिस्ट्री के तहत फलां को आगे ट्रांसफर हुआ, वो सारी क्लियर हो जाएगी। इनकी विरासत एक एक चीज इनको क्लियर हो जाएगी। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एजाज साहब, आपका जो मसला है ये मुतल्लिका कलेक्टर के पास भी तो चल रहा था गुजरात में, वो उसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई कि नहीं? मैम ये मसला ये था कि ये मेंबर ने ऑर्डर किए, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर किए कि ये 60 से ऑनवर्ड जितना भी ये है रकबा है पहले तो इसको पूरा करें जो टोटल बनता है। इसके 2-3 क्या पटवारी अपनी तरफ से पेमेंट को डिवाइड कर सकता है? लीगली तो वो नहीं कर सकता। पहले तो उन्होंने ये कहा कि 60 से शुरू करें, जिस तरह इन्होंने कहा कि पूरी छांट बनाएं, लेकिन वो करते नहीं है ना। वो कहते हैं वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ज्यादा जारी बात है, उनको पता है कि हम स्टे नहीं कर सकते। सही, तो फिर इसका क्या हाल है फैज साहब? जिस कोर्ट में इनका केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, उनको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं छांट की। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ एजाज साहब, जिनके पास कलेक्टर के पास आपका मसला चल रहा है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? मैम उसमें वो रूटीन में मेंबर के फैसला जब ऑलरेडी मौजूद है तो दोबारा उसको कोर्ट में लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी। उसी फैसले के ऊपर एक छांट बनवाते सारे रिकॉर्ड को चेक करके, लेकिन उन्होंने दोबारा रूटीन में वो कोर्ट में लगा दिया। फिर अब वही डेट पे डेट जो वो पढ़ रही हैं। खालिद हंजरा की बात हुई हमारे नुमाइंदे की कलेक्टर से। खालिद, क्या बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जब हमारी टीम ने जाकर रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि जी ऑलरेडी इनका केस हमारी अदालत में चल रहा है, इससे मैं फिलहाल ये कमिटमेंट दे सकती कि इसकी कंडीशन क्या है।
जब मैं केस सुनेगी, सुनने के बाद जो डिसीजन होगा वो उसके मुताबिक काम किया जाएगा। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर इनका रकबा है उसके साथ कंटोनमेंट एरिया बनता है। और कंटोनमेंट एरिया में जो होता है या विलेजेस में जो होता है, देहातों में होता है, जिस तरह हमारे भाई पटवारी साहब फरमा रहे थे कि रास्ते निकाल ले जाते हैं, दीगर जो शामलाट दे है वो निकाली जाती है, होता बिल्कुल ऐसा ही। उसमें रकबा शार्ट भी किया जाता है और जो हिसाब रहे जिस तरह जमींदार होते हैं उनका निकाला जाता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जहाँ तक ये कंप्लेंट करते हैं कि 193 से 183 से 193 रह गया, तो इतना ज्यादा रकबा जो शार्ट हुआ है इसके पीछे कोई और वजह नजर आती है। जहां तक पटवारी की बात है, पटवारी का ये सिलसिला कार हुआ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर ने जब इसको मुकम्मल करके वहां से इनके हाथ में ये केस किया है और कहा है कि आप गुजरात ले दें। अभी आए हैं, पटवारी के पास आए हैं, पटवारी ने फिर लिखा है, लिखने के बाद दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसको अपनी अदालत में रखा है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यह भी बताया है कि मैं इंशाल्लाह ताला, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो फीमेल है, उनका ये कहना था कि मैं मौके पे जाऊंगी, जाके ये सारी वजाहत तलब करके जो पटवारी है उससे भी और गिरदावर से भी सारी जो मामलात हैं डिस्कस करके फिर मैं इसका डिसीजन करूंगी। जहाँ तक डीसीओ का तल्लक है, डीसी को ये कहना था कि मैं इस सिलसिले में बिल्कुल हर तरह की जो हमारे वसाइल है उनको बुरे कार ला के जो ओवरसीज है उनके मामलात को हल करेंगे। काबिल जिक्र बात तो फिर वही आती है कि इतना बड़ा रकबा कम हुआ है तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो हमें समझ नहीं आ रही। सही, डीसी गुजरात खुर्रम शहजाद साहब से ने मौक़िफ़ दिया इस पर कि वो किस तरह से ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनके मसाइल हल करते हैं, ज़रा वो सुन लीजिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से मैं बताते चलूँ कि गुजरात इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है और नेचुरली इनके टाइम टू टाइम डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं और इनकी कंप्लेंट्स भी आती हैं। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है वहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं, डिफरेंट एम्बेसीज से हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं जो इनके ग्रीवेंसेस होते हैं। उस वाले से हमने गुजरात डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक ओवरसीज़ फैसिलिटेशन डेस्क बनाया हुआ है और जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ पर एक फोकल पर्सन है और वही तमाम इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं और रिक्वेस्ट हैं और एप्लीकेशंस हैं उनको वो डील करते हैं। फोकल पर्सन का ये फ़ायदा है कि एक सिंगल ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पर इनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तमाम केसेस जो हैं वो डील कर रहे हैं। डिफरेंट जो शिकायत हैं, फॉर एग्जांपल लैंड के इश्यूज़ हैं या एनक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं या और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे वो रिपोर्ट्स लेके तो उसके मुताबिक फिर वो उस पर हम फैसला करते हैं। इसके अलावा हमने अराजी सेंटर्स जो हैं हमारे गुजरात में जितने भी हैं वहाँ पर हमने स्पेशली काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जब वो यहाँ आते हैं तो कुछ जल्दी में होते हैं, उन्होंने वापस जाना होता है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने अराजी सेंटर्स में भी फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हुए हैं और हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं तमाम हमारे जो अराजी सेंटर के इंचार्ज हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्पेशल प्रायोरिटी दें और उनके मामला जो हैं वो जल्द अज जल्द हल करें। एजाज साहब, डीसी साहब तो बड़े पुरुमीद हैं और बड़ा हौसला भी दे रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल उनकी प्रायोरिटी पे हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को कह रखा है कि आप जैसे जो लोग हैं जिनके इस तरह के मसाइल हैं उनको हल करें। तो आपने अपना केस इनके सामने जाके रखा, इनसे आपकी डायरेक्ट बात हुई है? जी मैम, मेरी इनसे एक दो दफ़ा मुलाकात भी हुई है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि सीनियर मेंबर का फैसला है, इस पे आप अपना रिकॉर्ड जो है वो चेक करवा लें, एक छांट बनवा लें टोटल जो 60 से अनवर्ड, लेकिन उस पे वही रूटीन में चीज़ें जो है ये करते हैं, जैसे उसको दोबारा कोर्ट में लगा दिया। अब एक हायर फोरम का ऑलरेडी फैसला मौजूद है, जुडिशरी का फैसला है, उसके ऊपर अब छांट बनाने की जरूरत है या उसको दोबारा कोर्ट में लगाने की जरूरत, ये मेरी जो है समझ, ये सिस्टम मेरी समझ से ये बाहर है। सही, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशरफ साहब, अब आप इस सिलसिले में ने क्या कर सकते हैं एजाज साहब की, जिस पटवारी की ये बात कर रहे हैं? जी जी बोलिए। एजाज साहब की जो है ना बात, वो ये है भी मेरा इस्तेकाक, मेरा शेयर कम हो गया है। अगर इसके को शेयर ने रकबा फेल किया तो उसने ज्यादा इस्तेकाक फेल किया होगा, इसका इस्तेकाक कम नहीं हो सकता। इसका दस्तूर रहेगा, वो अगर वैध है तो वो खारिज हो जाएंगे, इंतकाल या रजिस्ट्री जो भी होगा। ये जो कह रहे हैं भी हमें कम होता ये हो गया, ये बिल्कुल नहीं। जो इनका शेयर है वो दुरुस्त है, लेकिन इसमें क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, पटवारी से रिपोर्ट, गिरदावर से रिपोर्ट, रेवेन्यू अफसर से चलती इसमें कुछ दिन तो लगते हैं। तो जो पेचीदा रिकॉर्ड होता है उसमें मजीद और कुछ दिन लग जाते हैं। तो बाकी जो अदालत का मामला है वो तो उन्होंने अपनी रूटीन में करना है। अगर किसी का इंतकाल खारिज होता है तो उसको भी उन्होंने सुनना है, किसी का इस्तेकाक कम है या ज्यादा है उसको भी उनको सुनकर उन्होंने फैसला करना है। लेकिन गवर्नमेंट इस प्रायोरिटी बेस पर ओवरसीयर पाकिस्तानी को तरजीह दे रही है। इधर हमारे जिले में भी जो भी कुछ आती है वो कोशिश होती है अफसरान बाला की भी जल्द अज जल्द इनका क्या मसला हल कर। अगर इनके साथ कुछ जाती है तो इंशाल्लाह जल्द ही हल हो जाएगा। कोई ऐसी नहीं है इनका कोई इस्तेकाक कम कुछ कहना चाह रहे हैं एजाज साहब? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों है कि 99% जो केसेस है रेवेन्यू के, ये पटवारियों की वजह से हैं। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि रिकॉर्ड में ये अदला बदल तो ये करते हैं। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना जो है, इसमें बुराई क्या है? एक रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड तो गलत नहीं कहता, पीछे रिकॉर्ड होता है, प्रीवियस जमाबंदी होती है। ये कहते हैं वो नहीं हुआ, वो टेम्पर तो हुआ, तो इसीलिए जाके मेंबर तक जो है वो फैसला लेके गए हम कि हमने शेयर जो है सेल आउट नहीं किया, लेकिन पटवारी ने उसको फिडल करके वो खत्म कर दिया। यानी कि टेम्परिंग करके हम हमारे जो मेरे जो फादर या ग्रैंडफादर थे उनका नाम जो है वहां से वो खत्म कर दिया और वो रकबा वहां से पिकअप करके सेपरेट खेवट क्रिएट कर दी। जब एक खेवट ऑलरेडी मौजूद है उससे कुछ रकबा पिकअप करके अलग इंडिपेंडेंट खेवट को पटवारी बना ही नहीं सकता लीगली तौर। तो ये हुआ तो तभी जाके हमने एक बैटल वहां पे जाके। अशरफ साहब, कहीं तो ये गड़बड़ हुई है, कहीं तो ये गलत डॉक्यूमेंट्स बने हैं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड 1937 से लेकर बंदोबस्त से लेकर आगे इस्तेमाल से लेकर 2-3 जगह पर मौजूद होता है। अगर एक जगह पर हो तो फिर तो पटवारी टेम्परिंग कर सकता है, वो उससे आगे सेल कर सकता है। ये जिले में होता है, तहसील में होता है, पटवारी के पास होता है। अब क्योंकि कंप्यूटराइज मामला हो गया है वो अब कंप्यूटर के पास है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है अभी उनका वो टेम्परिंग करके एक दादा का या उसके परदादा का नाम ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कोई और मामला होगा। एक रिकॉर्ड जब सामने आएगा या डीसी साहब या वो एडीसीआर साहब जिसके पास ये चल रही है इस वक्त तीन, जब वो रिकॉर्ड देखेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है टेम्परिंग करके एक आदमी का नाम ही गायब कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कह रहे हैं एजाज साहब? चले, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जमाबंदी जो है वो मेरे पास सारी मौजूद हैं। आप इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि उन्होंने ये किया, जिसकी वजह से जो है वो केस। तो आप अगर प्रूव कर सकते हैं फिर तो कोई मसला फिर ज्यादा लंबा तो होना ही नहीं चाहिए एजाज साहब। लेकिन ये हुआ है ना, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये चीजें तो रूटीन में चलती। ये कौन इतना जो है रिकॉर्ड को ट्रेस आउट करवाता है, और ट्रेस आउट करवाने के बाद जो आपका शेयर खत्म हुआ है वो तो रिस्टोर्ड होना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं है ना। एक ऑर्डर हम लेते हैं और उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। सही, तो अभी आप पाकिस्तान तब तक रुकेंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता? तो बहुत केसेस तो बड़े लंबा भी चलते हैं। नहीं, लेकिन अब इसको रिजॉल्व तो करना है। ये एक चीज ऐसी तो नहीं है कि जिसको हम छोड़ दें। यही तो लोकल जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इस चीज को जो है वो छोड़ दें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। फैसल, जब एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स रियल वाले मौजूद होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स पे जब टेम्परिंग की जाए तो क्या ऐसा कोई पैमाना नहीं होता कि उसको जांच पड़ताल की जा सके ताकि पता चल सके कि वाकई बात में टेम्परिंग हुई है, रद्दोबदल हुआ है? इनके केस की जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल उसके मुताबिक ये है कि इनको मेंबर जुडिशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनके केस को रिमांड किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को,
और जब केस रिमांड होता है तो उसमें उन्होंने ये ऑर्डर किया होगा कि इसको आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड और उसके बाद इसको फ्रेश जो ना इसका डिसाइड किया जाए। अगर ये रिमांड नहीं हुआ, ये फाइनल जो डिसाइड हो चुका है, तो फिर इसके ऊपर वो रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन और दीगर मौके, ये कहते हैं ना कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब कहते हैं मौके पे जाऊंगी, वो मामला ना होता। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रिमांड हुआ है और उनकी कोर्ट में दोबारा केस भेजा है कि इसको इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके और उसके ऊपर जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को चेक करके उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद अगर इनका रकबा बनता है तो इनको दिया जाए। और अगर ये रिमांड नहीं हुआ तो फिर तो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, फिर उसमें तो लंबी चौड़ी बात को नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जब होती है, ये इनका तरीकाकार ये होता है, इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त भी दूसरी पार्टीज को नोटिस करते हैं। सही, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब उसमें नोटिस करते हैं, उसकी भी इसी तरह प्रोसीडिंग होती है। अब इनका तो सिर्फ अगर तो रिमांड हुआ तो फिर नए सिरे से सारा केस डिसाइड होगा, और अगर ये केस डिसाइड होके आया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो फिर इसके लिए एप्लीकेशन दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही ये डायरेक्शन ले लें कि जनाब इसको एक्सपीडाइटली इसको डिसाइड किया जाए। यही मैटर इनका। जहां तक ताल्लुक है अगर इनकी टेम्परिंग हुई है या इनका हिस्सा बेचा है, जो फ्रॉड हुआ है, तो ये कहते हैं एंटी करप्शन का केस हुआ है, उसमें मुलाजमान जो है इसके महकमा रेवेन्यू के वो भी मुलव्वस हैं, जो प्राइवेट लोग भी मुलव्वस हैं, उस केस को आगे चलाएं। एंटी करप्शन की कोर्ट्स भी मौजूद है, वहां पे उनको सजा दिलवाएं और वहां खालिद अंजरा ये बताइएगा इनके एंटी करप्शन में भी कोई मामला चल रहा है? जी जी बिल्कुल चल रहा है, और इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। वो इससे पहले जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने सुन के जब ये केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाने लगा तो उससे पहले जब ये आए इन्होंने डीसी साहब से मुलाकात की और उन्होंने इनको रेफर किया। वहां पर मौजूदा सूरत को देखते हुए मुतल्लिका अफसर ने अपने महकमे के 2 पटवारियों और एक गिरदावर पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि ये एंटी करप्शन में ले जाएं। एंटी करप्शन ने जब ये केस गया है बकौल इनके कि इनके साथ रवैया वहां पे ये सामने आता है कि एंटी करप्शन वाले जो इनके मुल्जमान है पटवारी और गिरदावर, उनको छोड़ के उसकी जगह पे नए बंदे जो है वो ला रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये मुलजम है वो मुलजम नहीं है। लिहाजा इनका केस अभी तक एंटी करप्शन में चल रहा है और उनकी तरफ से ये फैसला नहीं आया कि इस केस की जो मुलजम है वो क्या है और कौन है और क्या किया उन्होंने। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद अंजरा आपका। एजाज अहमद मियाँ फैसल हमारे साथ है। इसका जैसे हम स्टोरीज़ का फॉलोअप लेते हैं, एजाज साहब आपकी स्टोरी का भी मज़ीद हम इस पर फॉलोअप लेंगे और देखेंगे क्या पेशरफ्त हुई है। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।